Hello everyone, welcome you all to the online lectures of Basic Electrical Engineering. From the last video, we have introduced single phase induction motor, right? Last video में हमने जो discussion किया था related to single phase induction motor, जिसमें हमने उसके introduction part को हमने थोड़ा explain किया है और साथ ही साथ उसका जो working behavior है with the help of double field revolving theory, उसकी हेल्प से उसको वहां पर हमने एक्सप्लेन किया था, राइट। और ये चीज हमने वहां देखी है, समझी है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं होती है बिकॉज ऑफ द पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड, राइट। एंड जब भी हम मशीन को किसी एक्सटर्नल फोर्स से किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो मशीन उसी डायरेक्शन में रोटेट होती रहती है, ठीक है। तो कुछ और अगर पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करें रिलेटेड टू द सिंगल फेस, लाइक इफ यू वांट टू नो अबाउट द डिफरेंसेस इन थ्री फेस एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, तो व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो सबसे पहले अगर दोनों मशीन में डिफरेंस देखना चाहें तो एक डिफरेंस यहाँ पर समझ में आता है जो कि रोटर रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। लाइक हमने जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो रोटर रेजिस्टेंस है वो टॉर्क को इंक्रीज करने की में हेल्प करता है, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जब हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रोटर रेजिस्टेंसेस पे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट की थी तो ये देखा था कि जो मैक्सिमम टॉर्क है, जो पुल आउट टॉर्क है, वो कांस्टेंट बना रहता है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। बट एक्चुअल में जो चेंज होता है वो होती है पोजीशन, कि किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्लिप पे पुल आउट टॉर्क हमें ऑब्टेन होगा। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमारे थ्री फेस इंडक्शन मोटर में थे, ठीक है। जबकि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो इफेक्ट देखने में आता है रोटर रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से वो है कि जो ब्रेकआउट टॉर्क है, ब्रेक डाउन टॉर्क जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होता है, जो कि थ्री फेस में कांस्टेंट रहता है। तो ये एक डिफरेंस है कि भाई इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ब्रेकआउट टॉर्क डिक्रीजेस, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग rotor resistance in single phase induction motor, breakout torque breakdown torque decreases, ठीक है। ये डिफरेंस यहाँ पर है। अब ब्रेकडाउन टॉर्क डिक्रीज होने से क्या चीज पे इफेक्ट आएगा? सबसे पहला इफेक्ट जो आएगा वो आएगा एफिशिएंसी पे। तो इन दिस केस अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी विल डिक्रीज, राइट। एंड एफिशिएंसी डिक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, स्लिप विल ऑल्सो इंक्रीज करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टॉर्क। जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे मैक्सिमम टॉर्क आएगा वो स्लिप का वैल्यू यहाँ इंक्रीज होगा विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन टॉर्क एंड एफिशिएंसी विल बी डाउन, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर कंपैरिजन में देखते हैं दोनों मशीन्स में, सिंगल फेस एंड थ्री फेस इंडक्शन मोटर में, तो वो हम देख सकते हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स से, राइट। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने दोनों मशीन की यहाँ पर बनाई हैं तो उससे हमें ये चीज ऑब्जर्व होती है कि दोनों मशीन की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। एंड अगर हम सेम साइज ऑफ मशीन की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करें इन सिंगल फेस एंड थ्री फेस मशीन, तो उसमें हमें ये दिखाई देता है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इंफीरियर होगी एज कंपेयर टू द थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड होने के कारण यहाँ पे जो ब्रेकडाउन टॉर्क है वो लार्जर स्लिप पे ऑब्टेन होता है, जिसकी वजह से पावर लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो दैट इज वाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, दैट इज इंफीरियर। Performance of single phase induction motor is inferior to the three phase induction motor for a same size of machine. जब भी हम किसी भी कंपैरिजन की बात करते हैं तो देयर मस्ट बी सम रेफरेंस वी हैव कंसीडर्ड, राइट। तो इन दिस केस वी हैव कंसीडर्ड द सेम साइज ऑफ मशीन, एक सिमिलर साइज ऑफ मशीन। साइज से हमारा यहाँ फिजिकल अपीयरेंस से मतलब है कि एक साइज में जो दिखने वाली मशीन है वो सेम साइज की होनी चाहिए, सिंगल फेस और थ्री फेस। तो उस कंडीशन में हम इस पॉइंट को यहाँ पे बता सकते हैं।
So apart from all these, some other differences are also there. As we have said कि efficiency यहाँ पर lower है, efficiency roll होने के साथ साथ जो machine का temperature है that will be more, ठीक है, temperature will be more from the previous case. साथ ही साथ loaded conditions में अगर slip देखेंगे machine का, single phase machine का, तो slip हमने बताया यहाँ पर slip will be more, right? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं in loaded condition, in loaded condition slip is greater than three phase machine, three phase induction motor, right? अब चूंकि slip यहाँ पर ज्यादा है तो in that case because of this slip we have poor speed regulation, poor speed regulation, poor speed regulation मतलब कि नो लोड से फुल लोड पर जाने में मशीन में स्पीड में ड्रॉप ज्यादा ऑब्टेन हो रहा है, right? And the one more point we can say, because of all these factors, one more factor will be varied, that is the power factor. So here we will have poor power factor, ठीक है? So all these comparisons are being made when you all these points are being made when you compare single phase induction motor with the three phase induction motor, right? So these points can be considered as the differences in single phase and three phase induction motors, right? So we must know about some differences. So these are the differences. Okay, now proceeding ahead, we have a very important topic related to the single phase induction motor, and that is starting methods. Starting methods of single phase induction motor. जो starting method topic है, that is also called as types of single phase induction motor, because जितने भी टाइप से हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं, ऑल दीज मोटर्स आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर. तो हम सभी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के नाम से जानते हैं, राइट? तो ये स्टार्टिंग मेथड का जो रोल है वो बेसिकली ये है कि जब भी हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो वो अपने आप नहीं चलता. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो इसलिए हमें उसको कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल मींस के थ्रू सेल्फ स्टार्ट करना होगा, राइट? क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार हम उसको मैकेनिकली पुश करें, सम मैनुअली जाके हम उसको पुश करें, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट उसके अंदर होना चाहिए जो हमने डिस्कस किया था कि वी मस्ट एम्प्लॉय ए स्टार्टिंग वाइंडिंग इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर व्हिच विल हेल्प to make these single phase induction motors self started, right? तो accordingly किस किस तरह से वो चीजें यहाँ पर एम्प्लॉय की जाएंगी, उन सभी के बेसिस पे स्टार्टिंग मेथड्स के जो वेरियस क्लासिफिकेशंस हैं उनको यहाँ पर किया जा रहा है. सो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना होगा, एक रिवॉल्विंग नेचर का स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा, जैसा कि थ्री फेस में होता है. थ्री फेस में तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन सिंगल फेस में नहीं होता है. इसलिए हमें यहाँ पर जो सबसे प्राइमरी वर्क है हमारा वो है कि एक रिवॉल्विंग नेचर का स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना होगा, राइट? तो इस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को रिवॉल्विंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सिंगल फेज सप्लाई को दो फेज सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे हम, राइट? डायग्राम के थ्रू हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें होंगी. हमारे पास एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है जो हम बना रहे हैं. दिस इज द स्टेटर पार्ट. Now we'll have rotor inside the stator. Let us say this is the rotor. ठीक है. अब रोटर्स में रोटर कंडक्टर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे. These are the rotor conductors. This is the rotor, right? Here we connect single phase supply to this machine. Single phase supply, right? So on the stator
we distribute the stator winding into two parts apart from the main stator winding. ये हमारी main stator winding है, right? This is main winding, right? So apart from this, यहाँ पर हम एक और winding को place करते हैं, that is called the auxiliary winding or stator winding, which is displaced from the main winding by 90 degree. ठीक है, this is the auxiliary winding. Auxiliary winding or starting winding. ठीक है. So these two windings, one is main winding, one is auxiliary winding, both must be displaced from 90 degree from each other. दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेसमेंट दोनों में होना चाहिए. दैट मींस कि दोनों के थ्रू जो भी करंट फ्लो होगा उसके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा, राइट? और दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, जो रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव और कैपेसिटिव हो सकता है, तो दोनों वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से लगाना चाहिए, उस तरह से हमें सेट करना चाहिए कि दोनों करंट्स, जो एक मेन वाइंडिंग के थ्रू करंट फ्लो होगा, दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के थ्रू करंट फ्लो होगा, उनके बीच में इतना फेज डिफरेंस क्रिएट हो जिसकी हेल्प से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके, जो मशीन में टॉर्क को प्रोड्यूस कर सके, राइट? और उस टॉर्क की हेल्प से मशीन एक सेल्फ स्टार्टिंग मोड में आ जाए. और जैसे ही मशीन अपनी एक नॉर्मल रनिंग स्पीड में आ जाएगी तो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को वहां से हटा भी सकते हैं, राइट? कुछ मशीनों में उसको हम हटाते हैं, कुछ मशीनों में हम नहीं हटाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन, कि किस टाइप की मशीन, किस टाइप का सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमारे पास यहाँ पर है जिसको हम यूज कर रहे हैं. So by doing this arrangement, how the things are working here, let us see. इन दोनों वाइंडिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का है और 90 डिग्री अपार्ट है फ्रॉम एक दूसरे से. तो इस केस में हमारे पास जो दोनों वाइंडिंग्स हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं, तो हमारे पास ये दो वाइंडिंग्स हैं जो हमने यहाँ पर जस्ट बनाई हैं. दिस इज द वाइंडिंग, फर्स्ट वाइंडिंग, एंड दिस इज द सेकेंड वाइंडिंग. ठीक है, एक हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर ए वाइंडिंग है, एक यहाँ पर बी वाइंडिंग है. दीज आर द टू वाइंडिंग्स व्हिच आर डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली. सो बाय दीज टू वाइंडिंग्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज आल्सो डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर. तो दिस इज द flux produced by winding A, that is, let us say phi A, and the second one will be 90 degree from this one, but magnitude will be same, right? This is the phi B. This will be the maximum value. So on the vertical axis we have phi, on the horizontal axis we have omega t, right? So because of these two fluxes we have phi A as phi m sine omega t, sine omega t, and phi b as phi m sine omega t plus 90 डिग्री, राइट? तो इन दोनों फील्ड के प्रोड्यूस होने से जो हमें नेट फ्लक्स मिलता है वो एक रोटेटिंग नेचर का होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है विद द ओमेगा फ्रीक्वेंसी. दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स हियर, राइट? So this is how we produce the uniform magnetic field in the single phase induction motor by doing this arrangement. Now let us suppose कि these two fluxes are not equal in magnitude or not displaced by 90 degree from each other. So दो वेवफॉर्म अगर हम यहाँ पर बनाए जो कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री से डिस्प्लेस नहीं हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड में भी सेम ना हो, इस तरह से हमारे पास कोई एक फ्लक्स है, राइट? तो ऐसा होने से क्या फर्क पड़ेगा मशीन में? इस तरह से जो भी अगर फील्ड प्रोडक्शन हो रहा है तो उस केस में जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड डेवलप हुई है, जिसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क मशीन में डेवलप होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क मशीन विल क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज व्हेन इट विल रन. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीजें
काम करती हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मशीन के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए जो कि एक दूसरे से एग्जैक्टली 90 डिग्री अपार्ट हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड में इक्वल भी हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग मेथड्स, the single phase induction motor are classified in three categories. Number one are split phase motors. Number two are called capacitor motors. And the third type are called shaded pole motors. ठीक है, ये जो मेजर कैटेगरी है ये तीन टाइप की होती है जिसके बेसिस पे हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर स्प्लिट फेस मोटर्स की बात करें तो स्प्लिट फेस में मोटर को एज ए टू फेस मोटर हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटर स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, while in capacitor motors in single phase induction motor is again started just like a two phase motor, but here we use the auxiliary winding with the capacitor. यहाँ capacitor को भी हम use करते हैं auxiliary winding के साथ। And the third one is shaded pole motor. In this particular motor जो मशीन का मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से होता है, राइट। इसके अंदर जो यूजुअल जो वर्किंग है नंबर वन और नंबर टू टाइप की वो यहाँ पर काम नहीं करती है, बट दिस इज कॉल्ड shaded pole motor because here we use the shaded poles and magnetic field जो मैग्नेट की हेल्प से यहाँ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन तीनों मशीन्स को देखेंगे। तो सबसे पहले वी विल गो फॉर द स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। द फर्स्ट वन इज स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरह से ये डायग्राम दिखाई देता है हमें इस मशीन का एक इक्विवेलेंट सर्किट, rather than we call it equivalent circuit. So here is the main winding we have, and here is the auxiliary winding. These terminals we connect single phase supply. This is the current I will flow. This is the main winding, so IM will current will flow. This is the main winding. ठीक है, this winding is the starting winding or auxiliary winding, right? And the current will go through this winding is called IS. यहाँ पर जो हमने बनाया है ये, this is called centrifugal switch. The function of the centrifugal switch is to disconnect the starting winding when machine will start running at the normal speed. जब भी मशीन अपनी नॉर्मल रनिंग स्पीड में आ जाएगी तब इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हेल्प से ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। एंड हियर इज द रोटर। ठीक है, दिस इज द रोटर, राइट। तो चलिए समझ लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, क्या क्या चीजें यहाँ होती है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग है जो कि 90 डिग्री से एक दूसरे से अपार्ट है। तो ये जो मशीन में जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया जाता है कि इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उस स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई हो। स्टार्टिंग वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो इस केस में लेट अस से RS इज द रेजिस्टेंस जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का है, दिस मस्ट बी हाई, एंड जो रिएक्टेंस है स्टार्टिंग वाइंडिंग का दैट शुड बी लो। व्हाइल इन केस ऑफ फॉर मेन वाइंडिंग के केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल होगा और जो रिएक्टेंस होगा वो हाई होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस अरेंजमेंट को करते हैं कि ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रिलेशन कुछ इस तरह से बनता रहे। जब भी हम यहाँ पर एक सिंगल फेज सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, आई करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सप्लाई व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू कंपोनेंट्स, वन इज IM एंड वन इज IS। विद द रिलेशन ऑफ AC सर्किट, हमारे पास AC सर्किट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके हिसाब से अगर हम देखें तो मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस लो है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई है और जो रिएक्टेंस है वो लो है, राइट। तो जिस केस का रिएक्टेंस हाई होगा वहां पर जो लैगिंग एंगल होगा वो ज्यादा होगा, जहां पर रेजिस्टेंस हाई होगा वहां का लैगिंग एंगल स्मॉल होगा, राइट। तो फॉर दिस लेट अस क्रिएट द फेजर डायग्राम। पैरेलल सर्किट है तो जो रेफरेंस पे होगा वो वोल्टेज होगा, दिस इज द वोल्टेज हियर,
ठीक है। तो वोल्टेज के साथ करंट IM कहाँ बनना चाहिए? IM इज द करंट विच इज going through the main winding, and in main winding reactance is high. So because of this high reactance and low resistance, the lagging angle will be more. So let us say the IM current is here, right? And this IS component, in this IS component, that is starting winding, we have resistance high and reactance low. So for the resistance high, we have less angle of lagging here. So this is the IS, and with the help of these two components, we will have the phasor sum of these two components, because I is nothing but the phasor sum of both of these two currents. So this is I. We obtain this current I, right? This is angle alpha and this is angle phi, right? ये है हमारा phasor diagram. So by this arrangement, the torque produced in this machine will be equals to TS is equals to K IM IS sin alpha, right? ये जो alpha angle है, that is somewhere in between 25 to 30 degree. So with the help of this, the starting torque which is produced in this machine is equals to K IM IS sin alpha. So because of this starting torque, machine starts rotating itself. Starting में जैसे ही हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो मशीन अपना स्टार्ट हो जाती है, रोटेट करना शुरू हो जाता है. So whenever the machine will reach to approximately equals to 75% of the synchronous speed, this centrifugal switch will disconnect the stator starting winding, and motor will continues to run with the main winding only, right? So speed torque characteristics we can build up here. This is vertical axis. Vertical axis पे हमारे पास है percentage of synchronous speed. This is percentage of synchronous speed, and vertical axis पे हमारे पास है percentage of torque. ठीक है. तो how this work? Let us say this is the point where we get approximately equals to 75% of the synchronous speed. So during the starting, machine will produce some starting torque which help this machine to start running itself, right? तो एक self start machine की तरह से start होती है with having some value of the torque. So from here it will start like this, will go here, and at this particular point centrifugal switch will act and disconnect the machine, disconnect the starting winding from the machine. So the variation will be clearly seen like this. कुछ इस तरह से हमारा मशीन काम करता है, राइट? तो ये जो पॉइंट है, दिस इज ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पॉइंट. एट दिस पॉइंट सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हेल्प से स्विच ओपन हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मेन वाइंडिंग रह जाती है. तो दिस कर्व इज फॉर auxiliary winding and main winding both, and this is for only with the main winding. So during the starting we are able to produce approximately more than the 100% of the torque. So this is 100%, 200%, 300%, right? And here this is 0, this is 75%, and here we have approximately equals to 100%. So during the starting torque is approximately equals to 1.5 to 2 times of the full load torque in this machine we can produce, and the starting current required by this machine is equals to 6 to 8 times. ठीक है. तो 6 to 8 times current की requirement है यहाँ initially, और 1.5 to 2 times of full load current को हम यहाँ produce कर सकते हैं, right? Also these machines are very popular because of their low cost, जो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, काफी पॉपुलर हैं इन मशीन्स को. ऑल्सो द स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इस मशीन का, वो एक फाइन वायर से बनाया जाता है. पतला वायर इसके लिए यूज किया जाता है, जो कि हमने अभी अभी जस्ट
पढ़ा कि जो 6 to 8 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट है जो मशीन से फ्लो होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ज्यादा समय तक जो करंट है ज्यादा समय तक अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू फ्लो हुआ तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को वो जला सकता है। दैट इज वाई इन मशीन्स को हम सिर्फ वहां पर यूज करते हैं जहां पर बार बार मशीन को स्टार्ट ना करना पड़े। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं मशीन की तो बहुत लंबे समय तक मशीन को स्टार्टिंग कंडीशन में ना रहना पड़े। दैट इज नॉट शुड बी एक्सीडिंग मोर देन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड से ज्यादा का स्टार्टिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, राइट। और ये मशीन्स एक कांस्टेंट स्पीड रनिंग मशीन्स हैं जो विद द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ 2 to 5%, राइट। जो स्पीड वेरिएशन है नो लोड टू फुल लोड का, दैट इज हार्डली 2 to 5%. That is why we usually considered these machines as a constant running machines. ठीक है। और 150 to 200% हम स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन मशीनों को अक्सर वहां यूज कर सकते हैं जहां पर इनिशियली एक लिटिल बिट हायर टॉर्क की रिक्वायरमेंट हो। जैसे एप्लीकेशंस के तौर पर हम देखेंगे तो वी कैन यूज दीज मशीन्स इन द फैंस, वी कैन यूज दीज मशीन्स इन द वॉशिंग मशीन्स। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। ऑयल बर्नर्स जिसमें स्प्लिट फेस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को यूज कर सकते हैं, एंड स्मॉल मशीन टूल्स, right? So all these are the applications where we can use these machines. Also these motors can have a power rating varies in between 60 watt to 250 watt. ठीक है, यानी कि पावर रेटिंग बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। इट इज ए वेरी स्मॉल रेटेड मशीन, कैन वेरी इन बिटवीन 60 to 250 watts. ठीक है, तो that is all about the single phase induction motor which we have seen through the circuit diagram and with the help of the phasor diagram and the torque speed characteristics of this machine, the applications, right? तो सारी चीजें हमने यहाँ पर इस स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर का डिस्कस किया है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इसका डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि इसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट, तो हमारे पास एक कैपेसिटर भी सर्किट में होना चाहिए विच इज connected during the starting of the machine. So here we have connected this capacitor in series with the auxiliary winding and centrifugal switch. Here we have the main winding. बाकी सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी थी प्रीवियस मशीन में, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर भी। These are the rotor winding, rotor. This is starting winding. ठीक है, ये है कैपेसिटर, ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। Centrifugal switch, this is the main winding. Here we have connected applied voltage. This is the I current will flow. This is IM. This is IS. Right? तो अगर इस मशीन को देखें तो इस मशीन में जो एक्स्ट्रा चीज हमने यूज की है वो है ये कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा? सिंपल से एक एसी फंडामेंटल की हेल्प से अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहले हमारे पास एक आरएल सर्किट था। नाउ वी हैव कनेक्टेड ए कैपेसिटर हियर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर, जो फेज डिफरेंस है स्टार्टिंग करंट का, वो फेज डिफरेंस इस कैपेसिटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट? तो हमें यहाँ पर क्या करना है इस मशीन में? इस मशीन के लिए जो डिफरेंस बिटवीन IM एंड IS है, दैट शुड बी समवेयर लाइज बिटवीन 70 to 80 डिग्री, राइट? दैट मीन्स कैपेसिटर की वैल्यू हमें इतनी लार्ज रखनी है कि जो IS करंट है वो IM से लगभग 70 से 80 डिग्री से लीड करे, राइट? दिस इज द वन थिंग जो यहाँ पर होती है। ऐसा करने से क्या होगा? चूंकि हमारा जो टॉर्क है स्टार्टिंग टॉर्क दैट इज इक्वल्स टू KIM/IS साइन अल्फा। तो जितना लार्ज अल्फा एंगल होगा उतना ही ज्यादा स्टार्टिंग करंट यहाँ फ्लो होगा, यानी कि इस मशीन में हमें हाई स्टार्टिंग करंट ऑब्टेन होगा।
दूसरी चीज जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसका अगेन वर्किंग वही है कि जब भी मशीन लगभग 70-75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पर जाती है तो ये स्टार्टिंग पार्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और स्टार्टिंग पार्ट में स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर दोनों ही एक साथ डिस्कनेक्ट होंगे बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड मशीन कंटिन्यूज टू रोटेट विद द मेन वाइंडिंग ओनली, राइट। तो फेजर डायग्राम हम सबसे पहले इसका बना लेते हैं। फेजर डायग्राम में जो दिखाई देगा हमें रेफरेंस पे वो होगा वोल्टेज, उसके बाद जो आई एम है, IM will be lagging behind the voltage with some angle depending upon the value of R and X in that winding, because this is inductive winding, capacitor वहां नहीं है, तो that is why we are only getting the lagging case here. So this is the current IM and IS current will be leading in nature because of this capacitor, और जैसा कि अभी बताया हमने कि IM और IS में दोनों में लगभग 80 डिग्री का डिफरेंस, 75-80 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो दिस इज द current IS and this angle may be 80 degree, right? तो इस तरह से यहाँ फेजर डायग्राम हमें ऑब्टेन होता है। नाउ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाएंगे, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर कनेक्टेड हियर विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग वी गेट हाई वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग torque. So with this high value of starting torque we obtain the speed torque characteristics like this. It will start the machine, and whenever machine reaches somewhere between the 75-70% of the synchronous speed, this auxiliary winding will be disconnected, and after that machine will come to the main winding only. So your speed torque characteristics will vary like this. So this is percentage of synchronous speed, this is percentage of starting torque. So here we obtain approximately 300% of the torque in this case. So in this torque speed curve, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दोनों के दोनों वाइंडिंग्स वर्किंग में है विद द कैपेसिटर। तो दिस इज मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लस कैपेसिटर, एंड दिस इज ओनली विद द मेन वाइंडिंग, राइट। तो व्हाट वी सी द डिफरेंस इन बिटवीन द फर्स्ट मोटर एंड दिस मोटर, वी सी दैट द स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई इन दिस टाइप ऑफ मशीन। दैट इज द मेन डिफरेंस जो इस मशीन को एक अलग एप्लीकेशन के लिए यूजफुल बनाता है। इसके अलावा अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो दोनों ही सेम रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मशीन से, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। द डिफरेंस इज कि जो दोनों करंट का फेज डिफरेंस है, प्रीवियस केस में वो लगभग 25 डिग्री था, यहाँ पर वो लगभग 80 डिग्री है, जिसकी हेल्प से स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे काफी हाई हमें मिल जाता है। साथ ही साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज इस मशीन का है वो ये है कि जो स्टार्टिंग करंट है दैट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, तो लगभग हम कह सकते हैं लगभग हाफ ऑफ द स्टार्टिंग करंट हमें जो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में रिक्वायर्ड था, यहाँ पर सिर्फ हाफ ऑफ द स्टार्टिंग करंट की ही जरूरत पड़ती है। थर्ड थिंग इज इफ वी वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ rotation of this motor, we have to reverse the connection of any of these two windings. We have two windings in machine, one is main winding, second is starting winding. If we interchange the terminals of any of these winding, the machine will change its direction, but for that purpose we have to first stop the machine to the zero speed, then only we reverse the connection of machine and start the rotation, जिसकी हेल्प से मशीन रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगी, राइट। In this machine we can obtain the speed control also by changing the terminal voltage. जो applied voltage है उसको हम कंट्रोल करेंगे तो उसकी हेल्प से हमें एक स्पीड कंट्रोल भी मिल जाता है। एप्लीकेशन की बात करें इस मशीन के लिए तो नेचुरली दिस मशीन विल बी यूजफुल व्हेन वी रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वेरी गुड स्पीड रेगुलेशन। तो some of applications are like compressors, where we can use this. First one is compressor, second one is we can use this in large fans and in pumps, right, and some other applications where we have high inertia loads, ठीक है। तो these are the few application areas of this capacitor start motor, right, and the power range जो इन मशीन के लिए होता है that varies somewhere in between 120 watt to 7.5 kilowatt, राइट, यानी कि हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए भी इन मशीन्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव learned about the differences in single phase and three phase induction motor, right?
सेकेंडली स्टार्टिंग मेथड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग मेथड्स में हमने देखा कि दो टाइप के इंडक्शन मोटर हमने जस्ट स्टडी किए हैं। वन इज split phase induction motor and the second one is capacitor start single phase induction motor, right? So the remaining type of induction motor we will discuss in the next video. So till then just go through this video, listen carefully and इसको सही से समझ के ही हम आगे बढ़ें तो ही हमें आगे के टॉपिक भी समझ में आएंगे, right? So till then thank you so much for watching this video. Thank you.